हे एवरीबॉडी, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लो बाय अंजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 के बारे में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस एक्ट के इंट्रोडक्शन के साथ। अगर हम बात करें इस एक्ट के शॉर्ट टाइटल की, तो इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है द सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 और ये एक्ट पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। और ये एक्ट उस दिन फोर्स में आएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट करेगी। और इस एक्ट के डिफरेंट प्रोविज़न के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डेट जो है अपॉइंट कर सकती है। चलिए ये जानते हैं कि इंटर स्टेट ट्रेड क्या है। इसका प्रोविज़न सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंडर मेंशन है। इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब होता है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार किया जा रहा है बाय सेल ऑफ गुड्स, बाय परचेज ऑफ गुड्स। अगर किसी गुड्स की सेल हो रही है या फिर परचेज हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, तब हम उसे कहते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार किया जा रहा है। इंटर स्टेट ट्रेड में जो गुड्स की परचेज है या फिर सेल है वो तभी मानी जाएगी अगर कोई सेल या परचेज ओकेज़न प्रोवाइड कर रहा है गुड्स की मूवमेंट के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर गुड्स के टाइटल के डॉक्यूमेंट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तब हम कहेंगे कि जो गुड्स है उसकी सेल या परचेज जो है इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट मानी जाएगी। मीन्स इंटर स्टेट ट्रेड के अंदर परचेज होना चाहिए, गुड्स का सेल होनी चाहिए और उसका जो गुड्स है उसके टाइटल के डॉक्यूमेंट का ट्रांसफ़र होना चाहिए, तभी इंटर स्टेट ट्रेड के कोर्स के अंदर सेल या परचेज ऑफ गुड्स माना जाएगा। इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि अगर कोई गुड्स जो है वो डिलीवर किया गया है किसी करियर को या फिर अदर बेली को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए, आगे ट्रांसमिट करने के लिए, तो उस गुड्स की जो मूवमेंट है वो तब से ही लागू मानी जाएगी जिस टाइम से उस करियर को या फिर बेली को वो डिलीवरी हुई है। और ये टाइम जो है तब टर्मिनेट होगा जब डिलीवरी जो है करियर या बेली से उस पर्सन के द्वारा रिसीव कर ली जाएगी जिसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया था। एक्सप्लेनेशन 2 ये कह रहा है कि अगर किसी गुड्स की मूवमेंट, अगर किसी गुड्स की आवाजाही एक ही स्टेट के अंदर शुरू होती है, एक ही स्टेट के अंदर लागू होती है और उसी स्टेट के अंदर ही ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या माना जाएगा कि वो गुड्स की मूवमेंट जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर नहीं हुई। मीन्स इंटर स्टेट ट्रेड तभी कहा जाएगा जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर गुड्स की मूवमेंट होती है या फिर गुड्स के टाइटल का डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र होता है, तभी इंटर स्टेट ट्रेड कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है सेल और परचेज इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इसका प्रोविज़न सेक्शन 5 के अंडर दिया हुआ है। किसी भी एक्सपोर्ट की कोर्स में सेल या परचेज जो है गुड्स की वो तभी मानी जाएगी जब वो इंडिया के टेरिटरी से बाहर भेजा गया हो। अगर वो सेल या परचेज जो है एक्सपोर्ट के लिए ओकेज़न प्रोवाइड कर रहे हैं कि इंडिया की टेरिटरी से बाहर इस गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर उस गुड्स के टाइटल के डॉक्यूमेंट का ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की टेरिटरी से बाहर, तभी वो सेल या परचेज जो है गुड्स की वो मानी जाएगी इन द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट के केस में कोई गुड्स की सेल या परचेज तब मानी जाएगी जब इंडिया की टेरिटरी के अंदर उस गुड्स का इंपोर्ट हो रहा हो। अगर वो सेल या परचेज जो है इंपोर्ट करने के लिए इंडिया के अंदर ओकेज़न प्रोवाइड कर रही है और इंडिया की टेरिटरी के अंदर वो जो गुड्स का टाइटल है उसका डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, तभी उसका इंपोर्ट इंडिया की टेरिटरी के अंदर सेल या परचेज ऑफ गुड माना जाएगा। और अगर हम सिंपल वे में समझें तो सेल इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर इंडिया से बाहर कोई गुड्स को सेल किया जा रहा है तो उसे कहेंगे एक्सपोर्ट, और इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो गुड्स का इंपोर्ट किया जा रहा है, जो बाहर दूसरी कंट्री से जो गुड्स इंडिया के अंदर टेरिटरी के अंदर सेल किए जा रहे हैं, उनको कहेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स। चलिए अब जानते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कोर्स में सेल के इम्प्लीकेशन के बारे में। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो एक दूसरे की कंट्री के कस्टम को कंप्लाई करें, उनको फॉलो करें और एक दूसरी कंट्री के टैक्स लॉज को फॉलो करें जो कि कंट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं। इंपोर्ट टैक्सेस जो हैं वो इंपोर्टेड गुड्स के कॉस्ट को इंक्रीज़ कर सकता है,
जबकि एक्सपोर्ट टैक्सेस प्राइस को डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कंसेप्ट है ये कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड का बैलेंस बनाए रखता है, और अगर कोई कंट्री इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है गुड्स का तो उस कंट्री का ट्रेड जो है वो सरप्लस पे होगा, और अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट्स करती है गुड्स का तो उसका ट्रेड जो है वो कम होगा। चलिए अब जानते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविज़न के बारे में। नेक्स्ट प्रोविज़न इज़ लाइबिलिटी टू टैक्स ऑन इंटर स्टेट सेल्स, जो कि सेक्शन 6 के अंडर मेंशन है। सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 जो है वो इंडिया के अंदर जो गुड्स की इंटर स्टेट सेल्स हो रही है उनके ऊपर टैक्स को कलेक्ट करने के लिए और टैक्स को लगाने के लिए जो प्रोविज़न है वो प्रोवाइड करता है। ये एक्ट जो है रूल्स और रेगुलेशन गवर्न करता है टैक्सेशन के ऊपर कि जो सेल हो रही है इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो ट्रेड हो रहा है, सेल हो रहा है गुड्स का, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके बारे में रूल्स और रेगुलेशन गवर्न करता है। और ये डीलर के ऊपर लाइबिलिटी इम्पोज करता है कि वो टैक्स को पे करे। अब ये डीलर कौन होता है? डीलर जो है वो पर्सन होता है जो कि सेल कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर। और इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है जब गुड्स की सेल की जा रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब उसे कहते हैं इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट इस इंटर स्टेट सेल के ऊपर टैक्स इम्पोज करता है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर किसी गुड्स की सेल की जाती है तब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डीलर के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही टैक्स को कलेक्ट किया जाता है और उसे पे किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर। डीलर की जो ये टैक्स लाइबिलिटी है वो टर्नओवर के बेस पर कैलकुलेट की जाती है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर डीलर के द्वारा किसी गुड्स को सेल किया जाता है और उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी सेल उसने किए हैं उस सारे का एग्रीगेट, मतलब उस सारों का जोड़ निकाल कर जो भी टर्नओवर किया है डीलर ने उस सारे को जोड़कर उसको कैलकुलेट करके टैक्स लाइबिलिटी डीलर की फिक्स की जाती है। और टर्नओवर जो है कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस ऑफ द गुड्स, मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो डीलर है उसने जितनी भी सेल की है और उस सेल से जितना भी प्राइस रिसीव किया गया है डीलर के द्वारा वो सारों का जोड़ टर्नओवर कहलाएगा। चलिए अब जानते हैं सेल प्राइस और टर्नओवर के बारे में। जो ये टर्म है सेल प्राइस और टर्नओवर ये बहुत ही क्रूशियल भी है और इम्पोर्टेंट भी है डीलर के सेंट्रल सेल्स टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए अंडर द सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956। सेल प्राइस का मतलब होता है कि जब एक डीलर किसी दूसरे पर्सन को गुड्स सेल करता है और उसके बदले में वैल्यूएबल कंसिडरेशन अमाउंट रिसीव करता है तब उस प्राइस को कहते हैं सेल प्राइस। और टर्नओवर का मतलब जब एक पर्सन, एक डीलर जो है गुड्स को सेल करता है और उसके बदले में प्राइस रिसीव करता है और जितने भी सेल प्राइस उसने रिसीव करे हैं उन सब का एग्रीगेट, उन सब का जोड़ जो है वो टर्नओवर कहलाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि टैक्स को पे करने के लिए कौन लाइबल होगा। टैक्स को पे करने के लिए डीलर लाइबल होगा जो कि इंटर स्टेट सेल कर रहा है, मतलब सेंटर स्टेट टैक्स को पे करने के लिए डीलर लाइबल होगा। डीलर जो है या तो सेलर भी हो सकता है या फिर बायर भी हो सकता है। डीलर जो है वो सेलर तब होगा जब वो किसी गुड्स को सेल कर रहा है और डीलर बायर तब होगा जब वो किसी गुड्स को परचेज कर रहा है इंटर स्टेट कोर्स के अंदर। डीलर जो है वो सेलर होगा या फिर बायर होगा, ये डिपेंड करेगा सेल एग्रीमेंट के टर्म्स के ऊपर। नेक्स्ट प्रोविज़न है रजिस्ट्रेशन। जो डीलर है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर गुड्स को सेल कर रहा है या गुड्स को परचेज कर रहा है वो सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा और उस स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएगा जिस स्टेट से उसने गुड्स को डिस्पैच किया है। और अगर वो डीलर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो वो इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकता। और अगर हम बात करें टैक्स रेट की तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट।
और ये टैक्स रेट जो है वो स्टेट टू स्टेट चेंज भी हो सकता है और गुड्स की सेल के ऊपर डिपेंड हो सकता है। और अगर कोई डीलर इस एक्ट के प्रोविज़न को फॉलो नहीं करता, कंप्लाई नहीं करता, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 जो है उनके लिए पेनल्टीज़ प्रोवाइड करती है। जो डीलर फेल हो जाता है इस एक्ट के अंडर रजिस्टर करने के लिए या फिर टैक्स को पे करने में फेल हो जाता है तो फिर वो पेनल्टी के लिए लायबल होगा और वो पेनल्टी जो है उस टैक्स का 1% हो सकती है जो कि उसके द्वारा ड्यू की गई है। नेक्स्ट प्रोविज़न है रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर। अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सेल करता है गुड्स की इंडिया के अंदर तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 के अंडर होना मैंडेटरी है। ये एक्ट रूल और रेगुलेशन गवर्न करता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए और जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हैं उनके राइट्स और ऑब्लिगेशन को गवर्न करता है। रजिस्ट्रेशन जो है एक लीगल रिक्वायरमेंट है इस एक्ट के अंदर। अब ये देखते हैं कि जो डीलर्स की जो रजिस्ट्रेशन है उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। पहली चीज़ तो है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट होगी उस स्टेट गवर्नमेंट की। डीलर की रजिस्ट्रेशन सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए जो भी डीलर्स के द्वारा सबमिट किए गए हैं और उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हु शुड रजिस्टर। किस पर्सन को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना चाहिए। Every dealer who is involved in the interstate sales of the goods is required to register under the Central Sales Tax Act 1956। वो सभी डीलर्स जो कि इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं गुड्स की और उन्हें ज़रूरत है इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होने के लिए। जो ये टर्म है डीलर, इसका मतलब होता है एनी पर्सन जो कि कैरी कर रहा है बिजनेस ऑफ बाइंग को, सेलिंग को, सप्लाइंग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है गुड्स को इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। The dealer can be manufacturer, trade, wholesaler, retailer or any other person who is involved in the sales of goods। जो भी गुड्स की सेल कर रहा है उसके अंदर इन्वॉल्व है इंटरस्टेट ट्रेड के अंदर, तो वो कोई भी पर्सन हो सकता है। मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, ट्रेड भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है या फिर कोई भी अदर पर्सन हो सकता है जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर कोई डीलर जो है वो इंटरस्टेट सेल करता है सर्टेन लिमिट से ऊपर जाकर तो फिर वहाँ पर इस एक्ट के अंदर उस डीलर को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। ये लिमिट जो है वो स्टेट टू स्टेट चेंज हो सकती है और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये लिमिट डिटरमाइन की जाएगी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एक डीलर जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होने की ज़रूरत है वो एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी और वो एप्लीकेशन जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए और वो एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट और फीस के साथ दी गई होनी चाहिए। और जो एप्लीकेशन के साथ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट देंगे वो डॉक्यूमेंट होगा पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एड्रेस प्रूफ ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी एंड डिटेल्स ऑफ द गुड्स टू बी ट्रेडेड। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा 30 दिन के अंदर अंदर जिस दिन से एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। अगर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने में फेल हो जाता है प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर तो डीलर जो है वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कि रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कब तक रहेगी। रजिस्ट्रेशन जो है तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसे कैंसिल नहीं कर दिया जाता। डीलर जो है वो पीरियडिकली रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाता रहेगा रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर डीलर रजिस्ट्रेशन करवाने में फेल हो जाता है तो वो पेनल्टी के लिए लाइबल होगा और वो पेनल्टी जो है टैक्स का 1% होगी। और अगर डीलर इस एक्ट के रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तो उस डीलर को प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 जो है वो डीलर को अलाउ करता है कि वो अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई कमी है या फिर कुछ उसने ऐड नहीं किया है तो इसके लिए उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।